Hello guys, today we are going to discuss deviated nasal septum. As you can see behind me, this is a diagram of a normal anatomy of septum. Deviated nasal septum is the deviation of the septum of the nose that separates the nasal cavity. It is as simple as that, DNS. It is normal in 58% individuals and it is asymptomatic in that individuals. And अगर ये asymptomatic है तो it do not requires any treatment. It do not requires any treatment if it is asymptomatic. In 58% individuals, it only creates problem if there is obstruction of the nasal cavity. If there is obstruction of the nasal cavity, like this is the nasal septum, it comprises of the three parts, bony and a cartilaginous part. This is the bony part and this is the cartilaginous part, and this is the bony and cartilaginous junction. If any fracture is going to happen, then it is going to happen at this septal cartilage because bone is hard and septum it leads to it. There are two types of fractures, Jargeways and Chevrolet. Jargeway and Chevrolet. In Jargeway fractures, there is going to fracture in this part of the bone, like this, this part of the cartilage. There is going to be this like fracture, and in the Chevrolet there is like this. In Jargeway there is a blow from the inferior, and in Chevrolet there is blow from the front. Now this is the deviation of the nasal septum. This is the nasal cavity and this is the normal nasal septum, but in 58% individuals there is this deviation of the nasal septum like this. Now the etiology. The most common etiology is the trauma. Trauma be birth trauma. Birth trauma. There is a theory, birth molding theory. It states that when there is a parturition, there is constriction of the vagina, and due to constriction of the vagina and the pressure in the amniotic fluid and amniotic cavity, there is the pressure applied on the nasal cavity. मतलब जब पार्चुरेशन के टाइम पे जब हेड बाहर निकल रहा होता है, as you can see behind me, like this, during parturition, if head is coming out, then there is the nose, प्रेशर अप्लाई होगा उस नोज पे, तो यहाँ पे डेविएशन हो जाएगी नेजल सेप्टम की, लाइक दिस. प्रेशर अप्लाई होगा ड्यू टू कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द वेजाइना. दिस इज द बर्थ मोल्डिंग थ्योरी, द मोस्ट कॉमन फैक्टर फॉर DNS. नाउ सेकेंड इज द डेवलपमेंट. सेकेंड इज द डेवलपमेंट कॉज. नाउ डेवलपमेंट कॉज, नाम से ही पता लग रहा है डेवलपमेंट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड. तो चाइल्ड के डेवलपमेंट के दौरान दो ही प्रॉब्लम्स होती हैं, या तो हाई आर्च पैलेट, दूसरा होता है एडिनॉइड हाइपरट्रोफी. एडिनॉइड हाइपरट्रोफी. अब हाई आर्च पैलेट में, दिस इज हाई आर्च पैलेट. वाई हाई आर्च पैलेट इज हैपनिंग? दिस इज हाई आर्च पैलेट. हाई आर्च पैलेट अब डेवलपमेंटल कॉज है, तो डेवलपमेंट मतलब डेवलपमेंट होगी प्राइमरी डेंटिशन या सेकेंडरी डेंटिशन, मतलब जब मिल्क टीथ आ रहे हैं और परमानेंट टीथ आ रहे हैं, तो वहाँ पे लाइक दिस, इफ दिस इज द पैलेट, तो प्राइमरी डेंटिशन और सेकेंडरी डेंटिशन डेवलपमेंट के दौरान पैलेट जो है कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है और एक्सपैंड भी कर रहा है और कॉन्स्ट्रिक्ट भी कर रहा है. तो इसके दौरान पे हाई पैलेट बन जाता है, आर्चिंग ऑफ द पैलेट. दिस इज तो माउथ की जो कैविटी है वो भी जो है वाइडन हो जाएगी, और दिस इज द आर्चिंग ऑफ द पैलेट, तो डेविएशन हो जाएगी सेप्टम की. दिस इज द डेविएशन ऑफ द सेप्टम. नाउ द थर्ड कॉज, विच इज द रेशियल फैक्टर, एंड फोर्थ कॉज इज हेरिडिटरी. हेरिडिटरी नाम से ही पता लग रहा है, फैमिली में डेविएशन ऑफ नेजल सेप्टम है पहले से, तो उनके बच्चों में भी डेविएशन नेजल सेप्टम होने की चांसेस ज़्यादा हैं. रेशियल फैक्टर्स हैं कॉकेशियंस में जो कि यूरोपियंस होते हैं, उनमें ज़्यादा
चांसेस हैं फॉर्मेशन ऑफ द डेविएटेड नेजल सेप्टम. टाइप्स ऑफ डीएनएस. नाउ इन डीएनएस हाउ द पेशेंट प्रेजेंट्स. अब पेशेंट एकदम से आता है और बोलता है, मतलब यंग पेशेंट्स होते हैं मेरी तरह, जो कि एकदम से प्रेजेंटिंग कंप्लीट होती है उनकी कि हमें डॉक्टर साहब हमें ओपीडी में आते हैं तो हमें बोलते हैं कि डॉक्टर साहब कि हमें एकदम से कम स्मेल सेंसेशन हो गई है, मतलब स्मेलिंग सेंसेशन एकदम से कम हो गई है और हमारा नोज़ जो है वो ऑब्स्ट्रक्टेड रहने लगा है, मतलब हमें ऑट्रिविन वगैरह यूज़ करने लगे हैं वो एकदम से मतलब ओवर द काउंटर मेडिसिन लेते हैं. तो पेशेंट प्रेजेंट करता है विद द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द नोज, तो इट कैन बी डीएनएस. मतलब 58% इंडिविजुअल्स में वो नॉर्मल था, बट इट कैन व्हेन इट इज़ प्रेजेंटिंग एज अ सिम्टम्स देन इट इज़ अ प्रॉब्लम. 58% इंडिविजुअल्स में तो नॉर्मल है, मतलब क्योंकि वहाँ पे वो एसिम्प्टोमेटिक है, बट इफ़ इट इज़ प्रोड्यूसिंग सिम्टम्स देन इट हैज़ टू बी ट्रीटेड. It has to be treated. Now, what are the types? There are 5 types of DNS. One is anterior dislocation, C-shaped deflection, S-shaped deflection, nasal spur, and thickening of the nasal septum. As you can see the picture behind me, in anterior dislocation, there is dislocation of the septum in one part of the nasal septum. मतलब नेजल कैविटी जो है एक तरफ से जो है वो ये हो गई है, ऑब्स्ट्रक्ट हो गई है. In C-shaped dislocation, there is also rooming of the one part of the nasal cavity and shortening of the other part of the nasal cavity. And in S-shaped deflection, there is bilateral obstruction. As you can see, I am drawing this one obstruction and this is the second obstruction. You can see in the diagram. This is S-shaped bilateral obstruction. And in spur-like, it is shelf. Spur means shelf. It is a shelf-like dislocation which is pressing the lateral wall of the nasal cavity. Now in the thickening of the nasal septum, it is मतलब like thickening of the nasal septum, तो दोनों साइड से बराबरी से जो होगी वो nasal septum की वो होगी shortening. We can conclude symptoms on the basis of types of DNS. Now we can see in the picture that this is the anterior dislocation. तो एक हिस्सा जो नेज़ल कैविटी का है वो बड़ा है, एक हिस्सा जो नेज़ल कैविटी का वो छोटा है. तो जो हिस्सा बड़ा है नेज़ल कैविटी का, वहाँ पे मैं फिजियोलॉजिकली एयर ब्रीथ कर रहा हूँ, तो मैं एयर ब्रीथ कर रहा हूँ तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइपरट्रॉफी ऑफ द टर्बिनेट्स. हाइपरट्रॉफी ऑफ टर्बिनेट्स. नाउ हाइपरट्रॉफी ऑफ द टर्बिनेट्स हो जाएगी जिसकी वजह से नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी. तो फर्स्ट सिम्टम आएगा, पेशेंट प्रेजेंट करेगा मेरे पास आके, वो बोलेगा कि सर मेरे को नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है. सेकेंड नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है तो हेडेक्स के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है पेशेंट, उसको दर्द भी होगी सर में. तीसरा, अगर नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन है, अब मेरा यहाँ पे नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, मेरे इन्फीरियर टर्बिनेट या मिडल टर्बिनेट या सुपीरियर टर्बिनेट हाइपरट्रॉफी हो रही है. अब मेरे टर्बिनेट्स की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा, अगर मेरा टर्बिनेट हाइपरट्रॉफी हो रहा है तो जो उसका ओस्टिया होता है वो उसका बंद हो जाएगा ओस्टिया, क्योंकि ये फिजियोलॉजिकल ग्रो कर रहा है तो वो ओस्टिया के ऊपर ही ग्रो कर जाएगा. तो ओस्टिया पे ग्रो करने की वजह से मेरा ओस्टिया बंद हो जाएगा, तो जिसकी वजह से मेरे को साइनोसाइटिस हो सकता है. पेशेंट कैन प्रेजेंट एज साइनोसाइटिस. तो पेशेंट ने प्रेजेंट किया एज अ हेडेक. 3 सिम्टम्स, हेडेक, दूसरा हाइपरट्रोफी दिखेगी मेरे को साइन, तीसरा मेरे को दिखेगा साइनोसाइटिस पेशेंट में. नाउ स्पेसिफिकली अगर मैं स्पर फॉर्मेशन की बात करूं तो हेडेक तो प्रेजेंट है. स्पर फॉर्मेशन में क्या होता है, लेटरल वॉल ऑफ नेज़ल कैविटी पे ये स्पर जो है वो प्रेस करता है, नर्व्स को प्रेस करता है यहाँ पे लेटरल वॉल पे, जिसकी वजह से एक होता है न्यूरैल्जिया जिसको बोलते हैं स्लजर्स न्यूरैल्जिया. स्लजर्स न्यूरैल्जिया. स्पर एक शेल्फ लाइक डेविएशन है नेज़ल सेप्टम की, तो वो लेटरल वॉल ऑफ नेज़ल कैविटी पे नोज को उसके नर्व्स को प्रेस कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, मेरे को स्लजस न्यूरैल्जिया होगा, हेडेक होगी, एक तरह से बहुत सारी सीवियर टाइप की. अब ये मेरे नॉन स्पीकिंग की हैबिट्स होती हैं जिनमें, जैसे बच्चे हो गए जो अपना नाक खुजाते रहते हैं,
जैसे उन्होंने उंगली डाली है नाक में तो स्पर फॉर्मेशन होगी, अगर ये टाइप का डेविएशन होगा तो यहाँ पे क्रस्ट फॉर्मेशन हुई होती है, क्योंकि डेविएशन है नेजल सेप्टम की, तो कोई हाइपरट्रोफी हो रही है, कहीं पे एट्रोफी हो रही है, टर्बिनेट्स की हाइपरट्रोफी है, तो वहाँ पे क्रस्ट फॉर्मेशन होती है, तो वो उखाड़ देते हैं बच्चे, तो उसको उखाड़ने की वजह से क्या आ जाती है, ब्लीडिंग। अब ब्लीडिंग, अब नेजल सेप्टम में काइसल ब्लैक प्लेक्सिस होता है, काइसल ब्लैक प्लेक्सिस होता है, स्फिनोपैलेटन आर्टरी मेन होती है जिसमें, तो ब्लीडिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, एपिस्टेक्सिस, एपिस्टेक्सिस। अब एपिस्टेक्सिस भी होगी। अब मैंने बोला कि एक एरिया मेरा नोज़ का, एक कैविटी जो मेरी नोज़ की है वो बड़ी है, एक कैविटी मेरी नोज़ की छोटी हो जा रही है डेविएशन की वजह से। नॉर्मल सिंपल सी बात है कि डेविएशन होगी एक साइड, तो नेजल कैविटी का एक हिस्सा छोटा हो जाएगा, एक हिस्सा बड़ा हो जाएगा। तो जो हिस्सा मेरा छोटा हो जाएगा, मतलब कि मेरा ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, पर जो मेरा हिस्सा बड़ा भी है उसमें हाइपरट्रोफी की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन भी हो रही है। तो छोटे वाले में पहले से ही ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उससे क्या होगा, मेरे को स्निफिंग करनी पड़ेगी, मतलब पेशेंट बोलेगा कि मुझे स्निफ करना पड़ता है, मेरे को ऐसे मतलब मैं सूंघ नहीं पाता हूँ, मतलब कि मैं जैसे कुछ खाना बन रहा है घर में, कुछ हो रहा है तो मेरे को पता नहीं लगता है, तो मतलब उसको एनोस्मिया हो जाता है, हाइपोस्मिया। या तो वो प्रेजेंट करेगा कि मेरे को डिक्रीज इन स्मेलिंग सेंसेशन है, या फिर मेरे को एनोस्मिया ही है। तो पेशेंट को होगा एनोस्मिया, मतलब डिक्रीज, मतलब ए मतलब नो, कम हो जाएगी, बिल्कुल बंद हो जाएगी, या हाइपोस्मिया मतलब डिक्रीज्ड, हाइपोस्मिया। अब ये सेप्टल थिकनिंग है, जो लास्ट टाइप है, सेप्टल थिकनिंग होगी तो या तो ये सेप्टल एब्सेस बन जाएगा, तो एक इन्फेक्शन का सेंटर बन सकता है, सेप्टल एब्सेस बन सकता है। दूसरा एक और प्रॉब्लम हो सकती है, ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस मीडिया कैन ऑल्सो अकर। वाई ओटाइटिस मीडिया अकर्स, देयर इज़ हाइपरट्रॉफी ऑफ द इंफीरियर टर्बिनेट। अब हाइपरट्रॉफी हो रही है इंफीरियर टर्बिनेट की, तो इंफीरियर टर्बिनेट की, एज यू कैन सी इन द डायग्राम, इफ़ देयर इज़ हाइपरट्रॉफी ऑफ द इंफीरियर टर्बिनेट, तो इसके 1 सेंटीमीटर पीछे ही यूस्टेशियन ट्यूब की ओपनिंग होती है। अब ये 1 सेंटीमीटर ज़्यादा दूर नहीं है, तो अगर हाइपरट्रोफी हो रही है, वहाँ पे ओस्टिया की ब्लॉकेज हो रही है, तो साइनोसाइटिस हो रहा है, तो फोकस ऑफ इन्फेक्शन है, बहुत कुछ है, तो वो है यूस्टेशियन ट्यूब के थ्रू मिडल ईयर में चला जाएगा, विच कैन कॉज ओटाइटिस मीडिया, विच कैन कॉज ओटाइटिस मीडिया, मिडल ईयर इन्फेक्शन, और एक्सटर्नल डिफॉर्मिटी हो ही सकती है। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ द DNS. नाउ द डायग्नोसिस ऑफ द DNS. Diagnosis of the DNS. Diagnosis can be made on 3: cold spatula test. Cold spatula test, I will demonstrate you. Cold spatula test, endoscopy can be done, and third is the Cottle's test. Now कोल्ड स्पैचुला टेस्ट, कोल्ड स्पैचुला टेस्ट में हम करते हैं, पेशेंट को हमने से स्ट्रेट बिठाया, पेशेंट को हम ऐसे यहाँ पे स्पैचुला लेते हैं, स्पैचुला इज लाइक दिस, यू कैन सी इन द डायग्राम, स्पैचुला, आई विल ड्रॉ दिस विद अनदर कलर, हाँ, दिस इज द स्पैचुला टाइप, 3D रिप्रेजेंटेशन। अब ये पार्ट जो होता है हम नोज़ पे रखते हैं इस तरह से, ये हमारा नोज़ आ गया, ये हमने कोल्ड स्पैचुला रखा, ये हमारा पार्ट आ गया नोज़ का जिसमें हमने स्पैचुला रख दिया इस तरह से। अब मैं यहाँ पे देखूंगा इमेज, अब इट इज़ अ शाइनिंग स्टील लाइक सरफेस, तो मैं यहाँ पे इमेज मेरे को फॉर्म होगी, जो मैं ब्लैक से दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये मेरे होंगे एंटीरियर नेयर्स, तो मेरे को पता लग जाएगा अगर एक एंटीरियर नेयर बड़ा है, एक एंटीरियर नेयर छोटा है, अगर आप डायग्राम में देख सकते हो एक एंटीरियर नेयर बड़ा है, एक छोटा है, तो मेरे को लग जाएगा पता कि किस साइड को डेविएशन है, जो एंटीरियर नेयर मेरा छोटा आ रहा है उस साइड को डेविएशन है। बट ये टेस्ट जो होता है वो डायग्नोस्टिक नहीं होता है, मतलब ये स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि मेरा नेज़ल साइकिल चलती है एक डे में, नेज़ल साइकिल चलती है, मतलब कि मेरा जो नोज़ है वो 3-4 घंटे तक स्टेज ऑफ कंजेशन में रहता है, और 3-4 घंटे तक वो मतलब स्टेज ऑफ डीकंजेशन में रहता है, एक नेज़ल नेयर, एक मतलब मान लिया एक कंजेशन में तो दूसरा डीकंजेशन में एट द सेम टाइम, फिर 3 घंटे बाद या 4 घंटे बाद वो चेंज हो रहा है कि दूसरा नाक मेरा जो नेज़ल कैविटी है, नेजल सेप्टम नेयर है, वो मेरा कंजेशन में आ गया, एक डीकंजेशन में, एक कंजेशन में, एक डीकंजेशन में, तो ये चलता रहता है। तो इसकी वजह से एक हमारा कोल्ड स्पैचुला टेस्ट में जो हमें दिखेगा वो एक बड़ा भी दिख सकता है, एक छोटा भी दिख सकता है, तो इसमें हमें पता नहीं लगेगा कि किस साइड ऑब्स्ट्रक्शन है, किस साइड ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, तो मतलब ये एक स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है। दूसरा टेस्ट है एंडोस्कोपी। इट इज़ सिंपल कि हमने एंडोस्कोप पास किया, उसमें हमने देखा कि कहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है,
तीसरा इज कॉटल्स टेस्ट. कॉटल्स टेस्ट. कॉटल्स टेस्ट में हम देखते हैं इस तरह से मैंने एक तरफ से यहाँ पे चीक पे जाइगोमेटिक एरिया पे इस तरह से मैंने नेजल वॉल्व की पेटेंसी चेक करनी है. पेशेंट मेरे पास आ रहा है ऑब्स्ट्रक्शन के साथ. अब मेरे पास पेशेंट आया ऑब्स्ट्रक्शन लेके, तो वो ऑब्स्ट्रक्शन लेके बैठा तो मैं वहाँ पे कॉटल्स टेस्ट करूँगा. कॉटल्स टेस्ट करूँगा मैं उसका एक साइड से राइट हैंड साइड से बैठूंगा, एग्जामिनेशन करूँगा. तो मैं उसका राइट हैंड साइड पे ये पे इस साइड से को पुल करूँगा, पुश कर मतलब पुल करूँगा ये चीक. तो ये पुल करूँगा मैं, चेक दोनों साइड से चेक करूँगा कि मेरी नेज़ल वेल्व की पेटेंसी कैसी है. अगर मेरे को ये पुल करने पे नेज़ल वेल्व मेरी ओपनिंग हो जा रही है, बंदे को सांस आने लग रही है उस नर्व से, तो इसका मतलब वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है. सिंपल. कॉटल्स, दिस वॉज द कॉटल्स COTTLES कॉटल्स टेस्ट. तो 3 टेस्ट की हमने, कोल्ड स्पैचुला टेस्ट, एंडोस्कोपी एंड द कॉटल्स टेस्ट. नाउ द ट्रीटमेंट. नाउ ट्रीटमेंट इज़ सिंपल. पहले मतलब जब भी पेशेंट आते थे तो उनमें हम करते थे SMR. इट वॉज एन ओल्ड ऑपरेशन, सब म्यूकोसल रिसेक्शन. सब म्यूकोसल रिसेक्शन इज SMR. SMR इज़ एन ऑपरेशन जिसमें हम देते हैं किलियंस इंसिजन. अब पहले हम कर लेते हैं कि 2 तरह के हम प्रोसीजर कर सकते हैं. एक कर सकते हैं हम SMR, दूसरा हम अब जो करते हैं वो करते हैं हम सेप्टोप्लास्टी. सेप्टोप्लास्टी. प्लास्टी मीन्स रिपेयर. प्लास्टी मीन्स रिपेयर. सेप्टो मीन्स नेजल सेप्टम. मतलब बेसिकली हमें नेजल सेप्टम को रिपेयर करना है. SMR में हम रिसेक्शन कर रहे हैं. रिसेक्शन मीन्स कटिंग. रिसेक्शन मीन्स कट कर दे रहे हैं. अब इनमें डिफरेंस क्या है? अब हम सेप्टोप्लास्टी क्यों करते हैं? क्योंकि इस SMR की कॉम्प्लिकेशंस का होती हैं. SMR में हम करते थे किलियंस इंसिजन देते थे. एज यू कैन सी इन द डायग्राम, ये मेरा नेजल कैविटी लेटरल साइड से अगर मैं देखूँ इसको, तो मैं यहाँ पे इंसिजन देता हूँ किलियंस इंसिजन जो सेप्टम के पास होता है. किलियंस इंसिजन प्रोवाइड करता हूँ मैं म्यूको पेरिकॉन्ड्रियल फ्लैप को अपलिफ्ट करता हूँ. तो और मैं वहाँ पे जाके ये हिस्सा काट देता हूँ नोज़ का. मतलब कि मैंने सिर्फ कौन सा हिस्सा स्पेयर किया? सुपीरियर हिस्सा, सुपीरियर पार्ट और थोड़ा सा एंटीरियर पार्ट जो मैंने वो रहने दिया, और बाकी का मैंने ये सारा का सारा पोर्शन रिसेक्ट कर दिया किलियंस इंसिजन दे के SMR में. तो इससे कैसा बन जाएगा मेरा नेजल कैविटी, नेजल सेप्टम इस तरह का बन जाएगा, और मेरा ये सारा इस तरह से बन जाएगा मेरा नेजल कैविटी. तो ये मेरा ये सारा पोर्शन मैंने निकाल दिया. तो मैंने ये सारा पोर्शन निकाल ही दिया, तो इसकी वजह से क्या होगा? मेरी नोज़ की सैडलिंग हो जाएगी. अब मेरा नोज़ इजीली ऐसे करके प्रेस हो जाएगा, तो मेरी हो जाएगी सैडलिंग ऑफ नोज़. तो डिफॉर्मिटी आ जाएगी मेरे में. तो कॉस्मेटिकली अब पेशेंट्स को ये अच्छा नहीं लगता कि अब हमारा फेस ही ख़राब हो गया. तो SMR नहीं कर सकते अब हम. तो SMR नहीं कर सकते तो हमने करना शुरू कर दिया सेप्टोप्लास्टी. सेप्टोप्लास्टी में हम फ्री ईयर्स इंसिजन देते हैं. फ्री ईयर्स इंसिजन देते हैं. फ्री ईयर्स इंसिजन दे के हम SMR में हम कोशिश करते हैं उसको रिसेक्शन ना करें, काटे ना उसको, या तो ओपन उसकी रिडक्शन करें उसको. मतलब उसको सेप्टम को जहाँ से वो डेविएटेड है उसको थोड़ा सा ब्रेक करके उसको एक अलाइनमेंट में ले आएँ, ताकि वो अपने आप ज्वाइन हो और अपने आप वो फॉर्म हो जाए. बट ये हम कर सकते हैं सिर्फ पेशेंट्स इन मोर देन 18 ईयर्स ऑफ एज में. इन पेशेंट्स मोर देन 18 ईयर्स ऑफ एज में. So this was the deviated nasal septum. Thank you.